चलो, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। चलो क्लास नोट्स निकाल लें। तो वायर की बात हो रही थी, है ना? ठीक है। तो इन्फानाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार याद करें, E बराबर 2k लैम्डा बाय आर। एक शब्द जो इन्फानाइट है वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, इस बात पे एक असर्शन रीजन का सवाल आया हुआ है, उस बात को आप समझिएगा। फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय आर शानदार है, एकदम याद कर लोगे, काम हो जाएगा। और इसमें और क्या खास बात बन सकती है वो देखिए। अगर मैं 12th बोर्ड के इसके डेरिवेशन पे जाऊं, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, अगर कोविड वाला नहीं दिया अपने बोर्ड, तो अपन क्या करते थे, एक सिलेंडर मानते थे। ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री कहलाती है और इस गॉसियन सरफेस को बोलते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनना, मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ एक एलिमेंट्री पार्ट लिया, यहाँ क्या रखा, टेस्ट चार्ज। प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। यहाँ एक लिया बिल्कुल सिमेट्री से, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ये क्या करेगा, रिपेल। डीई डीई कंपोनेंट करेंगे तो ये आ जाएगा डीई कॉस थीटा, नीचे वाला भी आएगा डीई कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएंगे, डीई साइन थीटा, और नीचे भी आ जाएगा डीई साइन थीटा। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। डेरिवेशन नहीं रटना, पर जो छोटा सा एक असर्शन रीजन का सवाल बन रहा है, जो 180 में से 180 के लिए जरूरत है हर छोटी छोटी बात सीखना, वो ये है, इन्फानाइट क्यों जरूरी है। अब आप देखो, ये तो कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड होके इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां देंगे, बाहर। पता है हर पॉइंट पर यही हाल होगा, हर पॉइंट पर। क्योंकि जो भी एक टुकड़ा आप ऊपर लोगे, बिल्कुल सिमेट्री से उसका एक टुकड़ा हमेशा नीचे आएगा। पर अगर ये फाइनाइट वायर होता तो पंगे हो जाते। पूछो क्यों? फाइनाइट वायर में क्या दिक्कत होती, थोड़ा फील करिए। मान लो 5 सेंटीमीटर का वायर है, आपको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मान लो आपने एक टुकड़ा ले लिया इधर, यहां चलो यहां चाहिए, और मान लो मुझे यहां चाहिए होती, तो बताओ क्या होता। एक टुकड़ा आपने यहां लिया, इसका एक टुकड़ा यहां है, पर इन सभी टुकड़ों का वहां कोई अपोजिट पार्ट, इससे क्या होगा, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आएगी। इस बात की गंभीरता को 2-3 बार सुनिए। इस वाले केस में क्या है, आप कहीं भी लीजिए पॉइंट, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, क्योंकि वायर की लंबाई कैसी है, हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड एक सिमेट्रिकल एलिमेंट वहां पर मौजूद है। तो जब आप गॉसियन लगा रहे थे तो था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। डेरिवेशन पन्ने पलट कर देखिए, आप तुरंत ई को कहां लेते थे बेटे, ये तभी संभव है जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, कांस्टेंट। हर जगह डायरेक्शन कांस्टेंट है, हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है आर दूरी पर, इसलिए वो ई कहां आ गया, बाहर। अगर ये फाइनाइट वायर का होता तो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला नहीं जा सकता। 2 बार एम्स में आया है। क्यों किताबों में इनफानाइट वायर, इनफानाइट शीट, यही क्यों चलते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस इससे यूजफुल रिजल्ट देगी, और ई आप कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनाइट वायर का ई गॉस थ्योरम से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो इस बात को नोट लगा लो, डायग्राम बना के रख लो, ताकि आपको पता चले इनफानाइट शब्द होगा तभी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। इस पूरी कर्व्ड सरफेस पे, ये कर्व्ड सरफेस है। मैं बात को फिर से बोलूंगा, बात बिल्कुल समझने वाली है। ये कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखें तो हर जगह परपेंडिकुलर है। तो वहां पहले एक सेंटेंस लिखिए, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम
with the help of Gauss theorem, electric field due to finite wire cannot be calculated सही बात है। ये बात लिख लीजिए अच्छे से, डायग्राम बना लीजिए, दो बात जरूर लिख लें। ये वायर कैसा है, इनफाइनाइट। एक बार लिखेंगे फिर वापस समझाऊंगा एक बार और। फॉर्मूला तो 2 के लैम्डा बाय आर चलेगा, पर 2 के लैम्डा बाय आर के साथ ये छोटा प्रश्न भी आना चाहिए। हाँ जी, सेमी इनफाइनाइट में भी नहीं होगा ना बेटे। सेमी इनफाइनाइट होता क्या है, एक तरफ से इनफाइनाइट है, सोच यहां से इनफाइनाइट है। अब मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी तो पहले पॉइंट में फंस जाऊंगा। यहाँ कोई एलिमेंट लूंगा, इसके कॉरेस्पॉन्ड तो कोई एलिमेंट नीचे है ही नहीं। संडे को टेस्ट है, अच्छे से तैयारी करिए। पोटेंशियल शुरू कर देंगे आज, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल पूरा आएगा। डाइपोल शुरू कर देंगे 4 दिन बाद, तो डाइपोल भी आएगा। तो अच्छे से रिवाइज करिए, ज्यादा पढ़िए। पहला टारगेट बनाइए बायो में 340 345। बायो में क्यों, हम बायो में बात कर रहे हैं, मेन पेपर में आने चाहिए। अभी तो 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो इस 2 चैप्टर में अगर मेरे 320 330 नहीं दिखेंगे तो मुझे अंदर से खुद को खराब लगेगा कि मैं 25 चैप्टर में लाने की सोच रहा हूँ, अपने 2 चैप्टर में ही नहीं आ पा रहे। तो पूरे 6 दिन है, 2 चैप्टर आ रहे हैं, 2 चैप्टर में 50 पेज होंगे, कितने होंगे, एक ही आ रहा है, एक में कितने होंगे 60 पेज। 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक चैप्टर में 40 मान ले, तो 40 और 40 80 पेज होंगे, 20 पेज है। मतलब यूं आराम से उनको तो शानदार रटा जा सकता है समझकर। इसलिए कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाए कि जब अपन सोचें 2024 में 340 लाने हैं पूरे बायो में, तो अभी 2 चैप्टर में तो टारगेट बनाओ जिससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़े। आज मंडे से शुरू करो, 2 घंटे 2.5 घंटा एनसीईआरटी का मान दो बायो का, कि अपने तो 2.5 घंटे एनसीईआरटी खुलकर तेज आवाज में पढ़नी है, अंडरलाइन करके उसका एक एक शब्द याद होना चाहिए। पहला मिनी टारगेट, अगला संडे बायो 340। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उसके लिए भागो। यार इसमें तो 340 दिखने ही चाहिए, 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है, इस साल और पढ़ा रहे हैं, बाकायदा एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, तो आना तो बनता ही है। 20 नंबर छोड़ दिए और 10 सवाल भी छोड़ दिए। 2 बातें दी आपको, पहला क्या दिया, 10 सवाल छोड़ने का भी ऑप्शन है। कौन से 10 छोड़ने होते, अरे छोड़ने होते ना भाई, ऑप्शनल होते ना। तो 10 सवाल छोड़ने का ऑप्शन है, और 5 सवाल 4 सवाल गलत करने का भी ऑप्शन है। तब जाके 340 आ जाएंगे। 5 गलत करोगे, 4 गलत करोगे तो 20 नंबर कट गए, और 10 सवाल छोड़ दी, मतलब 340 में तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं आए 3-4 दिन आना मत, मंडे को देख लेना पेपर का, शाम तक रिजल्ट आ जाता है। 320 330 आए, 4 दिन जाऊंगा ही नहीं सर सेंटर, क्यों जाऊं सर, 2 चैप्टर में 320 330 नहीं आ रहे, फिर अपने पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। गुरुवार को ही आना फिजिक्स पढ़ने, अपने मंडे को आने की जरूरत नहीं है। यूं नहीं तुम आ जाओ मुंह उठाकर, कैसे मेरे 250 नंबर है मैं तो फिर भी फिजिक्स पढ़ूंगा, हाँ मतलब ही नहीं। 2 चैप्टर में नहीं आए फिर तो कोई फायदा ही, बिल्कुल। तो ईमानदारी से देख लेना शनिवार की रात तक कितने आ रहे हैं, फिर डिसाइड करना सोमवार को जाना है या नहीं जाना। झूठ बोल रहा हूँ बता तू, तो जो खुद को अच्छा नहीं लगेगा, सोच कि यार मैं 2 चैप्टर में नहीं ला पा रहा है, फिर क्या मतलब पढ़ने का यार। सोचिए सीरियसली, तो थोड़ा सा समझना, सीरियस लीजिए इसको, छोटा टारगेट है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलो इसमें एक छोटा सा सवाल देखते हैं, एक बढ़िया सवाल है, लिखिए एग्जाम्पल। अब सुनना, जैसे ये वायर है, थोड़ा सीरियस होइएगा, ये वायर है, इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है 2 के लैम्डा बाय आर। यहां कोई पॉइंट है
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बाहर बताइए, 2k लैम्डा बाय आर। क्लियर है। यहां पर आपने रखा टेस्ट चार्ज, बताइए कहां भागेगा, कहां भागेगा, छोटे पॉइंट। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, बाहर, तो फोर्स भी बाहर। F बराबर QE। बोलो क्लियर है क्या। डायग्राम बनाते चलिए। इसी पर फिर अब एक अगला छोटा सवाल आएगा, ये ए पार्ट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा हूं वो सुनिए, वो बढ़िया है। वो कह रहा है दो इनफाइनाइट वायर हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा इनफाइनाइट वायर है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है। दोनों के बीच की दूरी r है। कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर वायर। कर लिया था क्या ये? करा दिया था? नहीं करा, लिखें। अब ना बिल्कुल ऐसे सॉल्यूशन की तरफ मत भागो, जब तक शब्द नहीं बोल पाओगे फिजिक्स से जुड़ नहीं पाओगे। शब्द क्या है वो बोलो। वायर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वायर नंबर 2 रखा गया है, तो वायर 2 पर क्या लगेगा, फोर्स। उल्टा भी सच है। आशीष सर मैं ऐसा बोलूं क्या, वायर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, यस, उस 2 के अंदर कौन रखा गया है, वायर 1, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। यही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर वायर। तो थोड़ा सा समझिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, वायर 1 वायर 2। छोटी छोटी बात को समझिए ताकि हम इन तरह के सवालों को कर सकें। बिल्कुल कॉपी भरने से फायदा नहीं है, थोड़ा शब्दों को बोलो। सर स्टेप नंबर 1, वायर 1 क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट वायर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, मुंह खोलो, 2k लैम्डा बाय आर। लैम्डा नहीं, लैम्डा 1। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 बोलो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा वायर रखा गया है, अगर चार्ज होता तो फोर्स क्या होता, QE। चार्ज तो है नहीं, मतलब मां मुझे एक छोटा सा चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा, वो देखो कैसे होगा। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं क्या, चलो देखना, अच्छे से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। ये पहला वायर, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, 2k लैम्डा 1 बाय आर। बोल क्या बात क्लियर है, बोलो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वायर 1 की। इस वायर 1 की फील्ड में कौन रखा गया है, कौन रखा गया है, ये वायर 2 रखा गया है, वायर 2 रखा गया है। यहां मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लिया जिसकी लंबाई है dl, जिसपे चार्ज कितना है, dq। जरा सोचिए, हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। दूसरे वायर का लैम्डा लैम्डा नहीं, लैम्डा 2, टुकड़े की लंबाई dl, चार्ज dq, तो dq इज व्हाट, dq कितना हो गया, लैम्डा 2 इंटू dl। बोल हाँ है क्या। अब देख मैं इस पे फोर्स लिख रहा हूं, रटा हुआ है, F बराबर QE, QE, Q नहीं, dq इंटू E। E किसका, वायर 1 का। फोर्स किस पे, 2 पे। तो बताइए dq की जगह लैम्डा 2 इंटू dl, E1 की जगह 2k लैम्डा 1 बाय आर। होशियार है,
उसने फोर्स नहीं पूछा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस डीएल को कहां ले जाएं, नीचे। अपने आप बन गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और बढ़िया सवाल है। एक एक स्टेप का ही सवाल आता है भाई। आप सोचो 2-2 पेज के सॉल्यूशन आएंगे, कभी नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर है, 1 मिनट के अंदर ही हल होना है। बस सही अप्रोच पकड़ में आनी चाहिए, बस सही अप्रोच आ गई तो हो जाएगा। आप सॉल्यूशन क्यों छाप रहे हो, आप तो बातें समझो। स्टेप नंबर 1, वायर 1 ने फील्ड पैदा करी। इस फील्ड के अंदर अगर एक क्यू चार्ज होता तो उस पर फोर्स लगता क्यू ही। क्यू चार्ज नहीं है, कौन है, डी क्यू। डी क्यू निकाल लिया आपने। अब उसने फोर्स नहीं पूछा, उसने पूछा फोर्स पर यूनिट लेंथ। आगे हाँ डीएफ लिख लो। क्या बात क्लियर? बढ़े क्या आगे? शीट हो गई थी क्या, शीट? शीट वाले सवाल करा दिए थे, 2 पैरेलल शीट है, इनसाइड आउटसाइड बता दिया था। और वो स्फीयर में जेई मेन का क्वेश्चन करा दिया था, इंटीग्रेशन वाला, वो भी बता दिया था। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। लिखें तो लाइन खींच दीजिए। ये आपकी गॉस थ्योरम पूरी हो गई है सारी एप्लीकेशन के साथ। फ्लक्स पूरा हो गया है। सेक्शन को पन्ना पलट कर इंपॉर्टेंट लगा लें। फ्लक्स गॉस पे सवाल आता ही है। जिन बच्चों का लेट एडमिशन हुआ है वो पुराने लेक्चर्स देख लें, नोट्स कॉपी कर लें। कोई समस्या है तो मुझसे मिल लें। और अगर आप वीडियो लेक्चर सुनोगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपके पढ़ा हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत आती है, मैं बैठा हूँ, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। पर पुराना पेंडिंग काम फटाफट पूरा कर लें, 2 दिन ज़्यादा पढ़ाई करके नोट्स को जेरोक्स करा लें और वीडियो लेक्चर को फटाफट फटाफट सुन लें। 2x स्पीड पे भी सुन लेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आप सेक्शन नंबर 4। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। 3 सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फ्लक्स, पोटेंशियल और डाइपोल। यहां से सवाल आता ही आता है। हेडिंग डाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी एंड डाइपोल। बहुत मन से पढ़िएगा, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, शानदार समझ में आ जाएगा 100%। लिखिए जल्दी, बराबर आइए। कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए, एक बार क्विक रिव्यू कर ले। पहला कूलम्स लॉ, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा फ्लक्स एंड गॉस, 3 पूरे हो चुके हैं। चौथे पर आ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल इसी पर मिलते हैं मॉड्यूल्स में। लिखें सिंस कूलम्बिक फोर्स, since Coulombic force is a conservative force, therefore potential energy is defined. Potential energy is defined. ये एक मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। जो जो फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं उन्हीं के लिए क्या डिफाइंड होती है, पोटेंशियल एनर्जी। उदाहरण के तौर पे समझना, सर मैंने अभी तक क्या पढ़ी है, मैंने 6ठी क्लास से विज्ञान पढ़ रहा हूं। एक तो आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, एमजीएस, सबसे पुरानी 9th-10th में। पता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज अगेन अ कंजर्वेटिव फोर्स। और सर मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की। पता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, स्प्रिंग फोर्स। आज पढ़ाऊंगा के Q1 Q2/R। पता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कोलंबिक फोर्स। तो छोटी छोटी बातें समझो। जब जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो रही है इसका मतलब उसके पीछे जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव।
आशीष सर कंजर्वेटिव क्या होता है वो भी बता दो। वैसे तो मैकेनिक्स में आएगा, परवेज सर बताएंगे, पर कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। उदाहरण के तौर पे देखिए, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, मुझे इसको h ऊंचाई पे ले जाना है। या तो मैं सीधा ले जाके रख दूं, या मैं इस तरह से ले जाके रखूं, या मैं किसी रैंडम पाथ पे ले जाके रखूं। मजे की बात है, तीनों में जो वर्क डन आता है वो सेम आता है। इसका मतलब जो फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सबकी इनिशियल पोजीशन सेम है, सबकी फाइनल पोजीशन भी सेम है। आप किसी भी पाथ से जाइए, सभी पे वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स की परिभाषा भी लिख लीजिए, ये डायग्राम भी बना लीजिए। कंजर्वेटिव कौन है? ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। लिख लीजिएगा, those forces are said to be those forces are said to be conservative conservative in which work done does not depends on path। डायग्राम बना लीजिए, ये तीनों बातें भी लिख लीजिएगा। और यहीं से आपको एक फॉर्मूला पुराना याद हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। ये क्लास 11th वर्क पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, देखिए फॉर्मूला रटने से आप क्वेश्चन कर पाओगे, पर पूरी बात समझने से अससन रीजन के थ्योरेटिकल सवाल, अच्छे क्वेश्चन, आपका ओवरऑल सब्जेक्ट तैयार होता है। आप ऐसा मत समझा करो कि सिर्फ फॉर्मूले रट लें। छोटी छोटी बातें कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव। मजे की बात है, पोटेंशियल एनर्जी शब्द का उपयोग होता ही तब है जब फोर्सेस कैसे हों, कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी किसी ने नहीं सुनी कि सर फ्रिक्शन फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसी किताब में नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी शब्द का उपयोग ही तब होगा जब फोर्सेस कैसे होंगे, कंजर्वेटिव। डायग्राम बना लीजिए, सारी बात लिख लीजिए। तीन अलग अलग रास्तों से ले जा रहे थे, तीनों में वर्क बराबर है, वर्क डन माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है। हमारे सिलेबस में ये तीन पोटेंशियल एनर्जी हैं, इनके पीछे जो बल रेस्पॉन्सिबल हैं वो तीनों कैसे हैं, कंजर्वेटिव। तीनों का नाम बोल दीजिए। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है स्प्रिंग फोर्स, और तीसरा है कुलंबिक फोर्स। अब पहली लाइन पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। सिंस कुलंबिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। बढ़े आगे, जल्दी आ जाए। कंजर्वेटिव का मतलब हिंदी मतलब, ये हिंदी मतलब है, ये फिजिक्स का मतलब है। ये इसका मतलब है कंजर्वेटिव का, और हिंदी मतलब है संरक्षी बल। चलिए लिखें। अब समझिएगा, इसके फॉर्मूले को थोड़ा समझते हैं ध्यान से,
डायग्राम बनाइएगा। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, जो कि A पे रखा गया है और इसको मुझे A से B ले जाना है। Q2 को उठा के कहां ले जाना है? A से B। अभी दूरी है R1 और इसकी दूरी को मुझे कितना करना है? R2। बहुत सरल है, छोटी छोटी बातें सुनिए, फॉर्मूला आ जाएगा 10 मिनट बाद, फिर 1 घंटे न्यूमेरिकल चलने वाले हैं, और 10 मिनट फॉर्मूले को समझिए क्या होगा। तो जरा सोचिए, मुझे वर्क डन चाहिए। अब सर वर्क में कितनी छोटी छोटी बातें हैं। सर मैंने वर्क पढ़ा है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, बेटा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एफ डॉट एस तभी लगता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है। ये फोर्स वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? कोलंबिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो, के Q1 Q2 बाय, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी फोर्स भी वेरिएबल होता, एफ डॉट एस नहीं लगेगा, तो कौन सा लगेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ये छोटी छोटी बातें तो सीखने को मिलती हैं, जिससे सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। अभी तुम सीधा फॉर्मूला लिख दोगे, ठीक है, 5 सवाल कर लोगे, पर पीछे के फंडे समझ में आ रहे हैं ना? हाँ यार, वर्क एफ डॉट एस होता था। अरे एफ डॉट एस तभी लगता है जब फोर्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। सर क्यों नहीं है कांस्टेंट? जैसे जैसे चार्ज आगे जाता जाएगा, दूरी बदलती जाएगी, एफ बराबर के Q1 Q2 बाय, दूरी बदलेगी तो फोर्स भी। बोल हाँ है क्या? पक्की बात है। चलो अब जल्दी से अपन सोचते हैं। मुझे चाहिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, एफ बोलो, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कहां से कहां ले जाना है बताओ? पहले था R1 और बाद में R2। कोई बताएगा फोर्स कहां लग रहा होगा? ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस रिपेल। सोचो डिस्प्लेसमेंट भी कहां? बाहर। फोर्स भी बाहर। डॉट हटाएंगे तो cos 0। कितनी छोटी छोटी बातें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, डॉट हटता है तो cos थीटा आता है। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। खुद इमेजिनेशन बढ़ाओ, दिमाग को सोचना सिखाओ। कुलंबिक फोर्स बाहर, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, तो थीटा 0। करिए इंटीग्रेशन, अभी आप पढ़ रहे हैं, करो, इस बहाने सीखोगे। बताओ, के बाहर, Q1 बाहर, Q2 बाहर, 1/r²। खुद करिए। कोई इंटीग्रेशन का कोई अलग से सवाल थोड़ी ना आता है, वो तो इंटीग्रेशन फिजिक्स के अंदर काम में आता है, इसलिए वहां पढ़ाया जाता है कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का यूज आएगा। अब 1/r² का सीधा होता है वैसे तो, फिर भी एक बार करके देख लें, -2dr। फिर क्या होगा? पावर में 1 जोड़ो और उसी से डिवाइड करो, r की पावर -1/-1, -1/r। इनफैक्ट 1/r² का याद करना समझदारी है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, माइनस का 1/r। क्यों सर, ये क्यों रटवा रहे हो? इतने सारे रटेंगे क्या? नहीं भाई, ये याद करना फायदेमंद है। पूछ क्यों? कुलंबिक फोर्स हमेशा के Q1 Q2 बाय r² ही होगा। ये आप, मैं या कोई एग्जामिनर बदल नहीं सकता, तो हमेशा नीचे r² ही आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स सोच, G m1 m2 बटे r², वो भी बटे में r² आएगा, उसको भी बदला। तो ये जब 10 बार काम में आएगा, तो 1/r² का एक बार समझ लिया, अब सीधा याद कर सकते हैं कितना? -1/r। 1/r² का याद रखिए, माइनस का 1/r। बोलिए क्लियर है क्या? करिए खुद। तो W बराबर के Q1 Q2 -1/r। माइनस को बाहर ले लीजिए, फिर लिमिट रखिए।
डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, मुझे पता है, पर इस बहाने कितनी बातें सीख गए। एफ डॉट एस नहीं लगेगा, फोर्स वेरिएबल है। एंगल सीख गए 0 डिग्री का। ये इंटीग्रेशन की बात सीख गए, लिमिट रखना सीख रहे हो। तो ये मैथ्स मजबूत कर रहा है, इसलिए करवा रहे हैं। नहीं तो सीधा ही फॉर्मूला रटवा देते, वो तो याद करना ही है। और उसके अंदर आपने 5-6 बातें और सीख ली, जो आपकी जो मैथ्स का डर है उसको धीरे धीरे वो हटाता है, इसलिए करवाए जाते हैं लॉजिक। चलिए अब माइनस को बाहर ले लीजिए। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस बाहर आ गया, के Q1 Q2 1/r। लिमिट कैसे रखते हैं बताइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/r2 माइनस 1/r1। माइनस को अंदर डाल दीजिए, या ठीक है ऐसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए यहां तक आ गए क्या सब। अब हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव रख दीजिए, माइनस के Q1 Q2 1/r2 माइनस 1/r1। डेल्टा यू को खोल लीजिए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। लिख लीजिए अच्छे से, ये वर्क डन की वैल्यू रख दी ऊपर से निकाल कर, ये फॉर्मूला मैकेनिक्स का यूज किया है। अब एक शब्द आ रहा है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां कुछ बातों को समझो। पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस क्वांटिटी है। तुमने न जाने कितनी बार एमजीएस लगाया, और तुम्हें हर मास्टर कहता था कि जमीन को क्या मान लो, रेफरेंस, यहां से ऊंचाई नापो। एक रेफरेंस मानना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है जमीन को मानो, आप छत को मान लो। अगर मैं बोलता हूं इस बोतल की पोटेंशियल एनर्जी mgh है, गलत है, 0 भी हो सकती है। पूछो क्यों, अगर रेफरेंस यही मान लोगे तो 0 हो गई, छत पे मानोगे तो -mgh, ग्राउंड पे मानोगे तो +mgh। और अच्छा शब्द बताता हूं, पोटेंशियल एनर्जी बोतल की नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, बोतल प्लस अर्थ। कारण बताइए, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो बोतल और अर्थ के बीच में ही तो फोर्स है वो, Gm1m2/r²। 9th-10th का मास्टर बोल दे कि ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी mgh है, चल जाएगा। आप नहीं बोल सकते भाई, वो ब्लॉक की नहीं है, ब्लॉक प्लस अर्थ एज अ सिस्टम। और आपको बोलना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी mgh कब है, जब आपने ग्राउंड को क्या माना है, रेफरेंस। छत रेफरेंस मान लोगे तो -mgh, छत से नीचे, वहीं से रेफरेंस मान लोगे तो 0। अपने शब्दों को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा जब फिजिक्स की पकड़ आएगी कि पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस क्वांटिटी है, हमेशा कोई ना कोई रेफरेंस मानना पड़ता है। यहां क्या रेफरेंस मानते हैं, जब दूरी इनफाइनाइट थी, जब चार्जेस के बीच की दूरी इनफाइनाइट थी, उस समय माना उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, एज्यूम्ड। वापस सुनिए, जब दूरी इनफाइनाइट थी उस समय पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया गया, 0। जब दूरी उनके बीच की आर हो गई, लेट, उस समय उनकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको मान लिया यू। दिस इज अ रेफरेंस टर्म। वापस इस बात को धीरे धीरे हिंदी में सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस क्वांटिटी है, हमेशा कोई ना कोई रेफरेंस मानना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या माना गया है रेफरेंस बताइए, जब चार्जेस के बीच की दूरी इनफाइनाइट है, इसको पढ़ना सीखना, क्या है बोल, r1, जो दूरी इनिशियल कितनी थी, उस समय पोटेंशियल एनर्जी, जब दूरी r हो गई उस समय पोटेंशियल एनर्जी u। बोलिए क्या बात क्लियर है। अब सारी वैल्यू अच्छे से पुट कर दीजिए, r2 रखिए, r1 रखिए, अच्छे से पूरा पुट करिए, आंसर आपके सामने आएगा। माइनस माइनस कटा, के Q1 Q2
R2R, R1 इन्फानाइट, U फाइनल U इनिशियल 0। वर्क डन नेगेटिव आने का क्या मतलब है? क्योंकि वो रिपल्शन के कारण वो खुद ही बाहर चला जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिट फोर्स लगा के उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ कट रहा है क्या? 1/इनफाइनाइट कितना होता है बताइए? 0। तो U का फॉर्मूला आ गया जो सबसे पॉपुलर है, आज का दिन कल का दिन इसी पे चलेगा। और अब इसके पीछे की क्या, अब आपको थोड़ी थोड़ी बातें टूटी फूटी पता चल गई कि आपने वर्क किया, उस वर्क से डेल्टा यू निकाला, एक रेफरेंस माना, तब जाके ये आंसर आया। अब ये स्टैंडर्ड याद होना चाहिए। अगले 15 सवाल मेरे इसी से सॉल्व होंगे। 5-6 बार बोल रहे हैं U बराबर के Q1 Q2 बाय R, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगले 10 12 15 सवाल इसी से सॉल्व करने वाले हैं आज। डेरिवेशन घर जाके रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की बात है कि हमने क्या क्या समझा। हमने फोर्स समझा, एफ डॉट एस नहीं लगेगा वो समझा, इंटीग्रेशन की पकड़ आई, लिमिट रखना समझ में आया। ये समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी शब्द तभी बोली जाती है जब फोर्सेस कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव। बोलो क्या बात ओके है? नीचे नोट लगाओ। अब नीट के लिए क्या क्या याद होना चाहिए वो लिखा देता हूं, बराबर आ जाओ, कोई पीछे रह गया हो तो। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, ये सारा सारा मोबाइल में अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिएगा। उसमें सारे लेक्चर सभी सब्जेक्ट्स के वहाँ अवेलेबल हैं। ये सारे पीडीएफ नोट्स भी वहाँ मिल जाते हैं। कभी लिखने में आप कोई शब्द रह जाए, जल्दी टीचर ने आगे कर दिया, घर जाके आप उसको पूरा कर सकते हो। सब कुछ मोबाइल पे आ जाएगा। ये पूरा का पूरा लेक्चर विथ पीडीएफ नोट्स सब अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। चलिए, तो नोट लगा के लिखिए। अब अपन को सीधा याद होना चाहिए, दो चार्जेस Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी R, पोटेंशियल जी बोलो के, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, ऐसे याद करो के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे R, इसी फॉर्मेट याद करो। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। ऑलवेज पुट Q1 and Q2 विथ साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पुट करते थे क्योंकि वहां वेक्टर था, तो तीर का निशान आ जाता था। यहां वेक्टर नहीं है, आपको साइन के साथ रखना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। ये भी अपन ने पढ़ ही लिया था। हाँ सर, mgh भी हो सकता है, -mgh भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। सब छोटी छोटी बातें। और लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज अ रेफरेंस क्वांटिटी। सारी बातें लिखो ताकि किसी भी तरह का अपना सवाल छोटे से छोटा असर्शन रीजन का गलत नहीं होना चाहिए। इसमें रेफरेंस क्या है वो भी मानो, तुम डेरिवेशन करके आए हो। व्हेन इनफाइनाइट सेपरेशन है तब पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना गया बताइए, जीरो। इतनी बातें समझ के करने में मजा है। सिर्फ फॉर्मूला आप सोचो मैं रट लूंगा, अच्छी बात है, पर इसके साथ इतनी बातें पता हो। फॉर्मूले में Q1 Q2 साइन के साथ डालना है। पोटेंशियल एनर्जी जूल होती है यूनिट, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ रेफरेंस क्या लिया गया है, सारी बातें आनी चाहिए। करें कोशिश। हाँ जी,
हाँ वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो रही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। चलें आगे चलें, जल्दी आइए। अब इसमें क्या क्या काम की बातें हैं वो सीखते हैं और फिर न्यूमेरिकल आ जाएंगे। देखें, अब पेयर बनाने सीखें। तीन चार्ज हैं, ट्राइंगल पे तीन चार्ज हैं, स्क्वायर पे चार्ज हैं। इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है, पहले उसको पकड़ें। चलो देखो, पेयर बनाने हैं। पेयर कितने कितने के बनेंगे? दो दो के। सोचो कितने पेयर बनेंगे यहां बताओ। कितने? एक, दो, और एक और बनेगा प्यारे, पहला और तीसरा। तीन चार्ज में हमेशा तीन पेयर बनेंगे, हमेशा। इसमें देखो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, दो दो चार्जेस के पेयर। वापस कोशिश करो, इसमें बताओ, एक, दो, तीन, पर इसकी दूरी अलग आएगी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दूरी √2a होगी। सोचिए, तीन चार्ज में हमेशा कितने पेयर? तीन पेयर। चार में सोचना, छह बनेंगे। कारण देखना, एक, दो, तीन, चार, इनकी तो दूरी है ए वाली। पांचवा डायगनल का, जिसकी दूरी है √2a। छठा भी डायगनल का। तो ये पता होना चाहिए, अगले सभी सवाल में काम में लेंगे। तो अगर तीन चार्ज हैं तो तीन पेयर, चार चार्ज हैं तो छह पेयर। करें क्वेश्चन। और पोटेंशियल जी का फॉर्मूला बोलो दो तीन बार, K Q1 Q2/R। और बेहतर तरीके से बोलो, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की दूरी। अब 7-8 सवाल करोगे, 10 सवाल करोगे, ये लगाना धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाएगा। लिखें, if the potential energy of the system is zero, if the potential energy of the system is zero, then find Q/Q। बोर्ड से देख लीजिएगा। दो तीन सवाल मेरे से समझिए, फिर करिएगा बिंदास। वो कह रहा है इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। घबराने का नहीं, आराम से समझिए, धीरे धीरे समझिए।
सबसे पहले बताइए, 3 चार्ज आते ही कितने पेयर? 3 पेयर, सीधा 3 पेयर आने चाहिए। देखो कैसे, ये पहला। अब इसकी पोटेंशियल जी लिखते चलो साथ साथ में, बोलो कैसे, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी, लिखते चलो। दूसरा, सर ये दूसरा चार्ज, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज साइन के साथ बटे दूरी, प्लस तीसरा पहला और तीसरा चार्ज, रखो ध्यान से, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी 2l, यहां एक तीर का निशान लगा दो ताकि आपको ध्यान दे बाद में। सोचो कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े, दो के बीच की दूरी l, और अंतिम जो जोड़ा है उसकी दूरी 2l। वहां लिखते चलो, चार्ज को हमेशा साइन के साथ रखो, कोई शर्म नहीं है। अपन को अपनी फिजिक्स पता है ना भाई कैसी है, किसी से अपने छुपानी थोड़ी ना है। अपने वहां लिख लो, चार्ज को हमेशा साइन के साथ रखना है। शर्म काहेगी, जब आगे ही बढ़ना है तो शर्म काहेगी। चार्ज हमेशा साइन के साथ रखा जाएगा। अब सॉल्व करो, के 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 कटा, एल 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 कटा, बड़ा क्यू बड़ा क्यू बड़ा क्यू कटा। यहां क्या बच्चा अच्छे से बता? 2q, 2q कौन कट रहा है? अच्छा 2q कट ही रहा है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये 2q, यहाँ क्या बचा? माइनस का 2q, यहाँ क्या बचेगा? प्लस का q, बराबर माइनस का q इक्वल टू 0। तो ये तो कट गया, q बराबर 0। इसका मतलब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन संभव ही नहीं है। q की कोई वैल्यू भी रखोगे, हमेशा आंसर कितना आ रहा है? 0। एक सवाल और बनाते हैं। अगला लिखिए, in the given situation, in the given situation, the potential energy, the potential energy of the system, of the system is 0, is 0, then find the value of, find the value of q by q, find the value of q by q। अच्छे से करिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, सोच समझ के बनाइए। काटा कूटा चलने दीजिए, पेन चलाएंगे तभी होगा। 3 जोड़े बनेंगे, अच्छे से सही मैथ्स लगाइए। पेन चलाओ, यहाँ 3 जोड़े, जैसे ही जोड़ा लिखो उसकी पोटेंशियल लिखो साथ साथ। आया क्या? चलो सबसे पहले तो ये दूरी बताओ, √2l, ये सोचनी जरूरी थी। अब पेयर बनाओ, पहला, जैसे ही पहला लिखा उसकी एनर्जी लिख दो, क्या आएगी बताओ? के क्यू क्यू बटे एल। दूसरा ये लिखा, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे एल।
तीसरा लिखा ये वाला, अच्छे से कान खोल कर आंख खोल कर, के क्यू टू क्यू बटे दूरी √2 बराबर 0। बोलो लिख पा रहे हो क्या? फटाफट कर लीजिए। के 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 एल एल एल, बड़ा क्यू बड़ा क्यू बड़ा क्यू, यहां बता क्या बचा? छोटा क्यू। यहाँ क्या बचा? छोटा क्यू। वहां क्या बचा? प्लस का 2q/√2 बराबर 0। 2q प्लस क्यू 3q, 2/√2 √2 क्यू, तो 3q बराबर -√2q, q/q -3/, देख लीजिए। आया? नीचे लिखे हैं इसी के एक एप्लीकेशन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हेडिंग डालिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा, तो अच्छे से समझिएगा। यहां समझ लोगे वहां अपना आधा घंटा बच जाएगा, यहीं पूरा दिमाग से अच्छे से समझिएगा। सुनिएगा ध्यान से, 4 सवाल इसमें करेंगे। मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q जो कि रेस्ट में है और ये फिक्स है। एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को आपने इनफाइनाइट दूरी से छोड़ा विथ स्पीड v। अब बहुत सिचुएशन को समझना, सॉल्यूशन तो एक लाइन का है पर उसके अंदर इतनी बातें आ जाएंगी फिजिक्स की कि आपको आनंद आ जाएगा। एक एक बात सुन लीजिए, बाकी सॉल्यूशन एक लाइन का है। ये एक चार्ज पार्टिकल है प्लस Q जो कि फिक्स है। फिक्स का मतलब ये चलेगा दौड़ेगा कूदेगा भागेगा नहीं। यहां इनफाइनाइट से एक चार्ज पार्टिकल को इसकी तरफ छोड़ दिया। खुद सोचो क्या होगा, इमेजिनेशन समझो। जैसे ये चार्ज आ रहा होगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। कहां कूलम्बिक फोर्स लगेगा? पीछे। आशीष सर ये इस पे नहीं लगाएगा क्या? बिल्कुल लगाएगा, पर ये फिक्स है, ये भाग नहीं सकता। छोटे छोटे प्रश्न, इसने इस पे कूलम्बिक लगाया, जा कहां रहा है? आगे। भाग आगे रहा हूं, फोर्स पीछे है, रिटार्ड होगा या एक्सिलरेट? रिटार्डेशन होगा। धीरे धीरे स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, स्लो डाउन होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसकी स्पीड कम होते होते 0 हो जाएगी। अब ये इसके और नजदीक नहीं आ सकता। इसे कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आइए एक बार रिवाइंड करते हैं। ये प्लस Q फिक्स है, देख लीजिए फिक्स वहीं का वहीं है, वहीं की वहीं लोकेशन बनाइए ताकि महसूस भी होता है फिक्स है। ये आ रहा है। आशीष सर रिटार्डेशन क्यों? कारण बताओ। प्लस प्लस को रिपेल, वेलोसिटी आगे, कूलम्बिक फोर्स पीछे, रिटार्डेशन होगा, स्लो डाउन होगा, स्पीड धीरे धीरे कम होगी। एक समय ऐसा आएगा जब स्पीड, व्हाट नेक्स्ट? सर इसके आगे क्या? क्या ये जीवन भर यहां पड़ा रहेगा? नहीं भाई, कूलम्बिक फोर्स तो लगातार लग रहा है, अभी आगे ना जाके कहां चालू हो जाएगा? पीछे जाना। यस और नो? अब और छोटे पॉइंट सुनिए। पहला, इस पूरी कहानी में कौन सा फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है? आंसर है कोलंबिक फोर्स। अच्छा, कोलंबिक फोर्स वो तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। इसका मतलब ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2। अगले देखिएगा स्टेप, मजा आएगा। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम
बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का। कहां कहां लगा रहे हैं बताइए एनर्जी कंजर्वेशन, कहां कहां? इनिशियल और फाइनल। कोशिश करिए इसको लिखने की। के वन काइनेटिक एनर्जी एट वन, हाफ एम वी स्क्वायर। मजा आएगा। पोटेंशियल जीरो, बिकॉज सेपरेशन कितना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। K2 जब यहां आ गया, स्पीड जीरो, काइनेटिक जीरो। पोटेंशियल बोलो के, पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी, R0। खत्म। लॉजिकली लगाना सीखो कि सर हुआ क्या, कहानी बोलिए। चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट से आया, ठीक है सर। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जैसे जैसे वो आगे आता जाएगा स्लो डाउन होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड जीरो हो गई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पूछा जाता है छोटा सवाल, क्या यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी? आंसर है यस। एक और पूछा गया आईआईटी में, क्या यहां लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? आंसर है नो। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। कारण सुनोगे? लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व रहता है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, पता है क्यों? किसी एक आदमी ने इसको यहाँ पकड़ रखा है। किसी एक्सटर्नल व्यक्ति ने इसको यहाँ, नहीं तो क्या होता है ये प्लस प्लस से भाग जाता। सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, किसी एक व्यक्ति ने उसको क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है। ये छोटे अच्छे क्वालिटी के सवाल। पहला, क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी? यस। कारण, बिकॉज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। हाँ या ना? खत्म हो गया। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर के क्यू, क्यू नॉट बटे आर नॉट। यहां से आर नॉट निकाल लीजिए। के क्यू क्यू बटे हाफ एम वी स्क्वायर। एआई ट्रिपल में पूछा गया था वी स्क्वायर के क्या होता है ये इनवर्स। एक बार और समझाऊंगा, नोट डाउन करिए। स्टेप लिखना सीखिए। ऐसे 5 सवाल एनर्जी कंजर्वेशन के हमने ईएलपी में दिए हैं। आप एनर्जी लिखना सीखेंगे हो जाएगा। काइनेटिक तो आपको 9 से याद है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियली तो मैं सिखा रहा हूं, उसको 5 बार बोलिए। के, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। वहां नोट लगा के लिखिए। इस प्रश्न में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बट पहले आप नोट डाउन कर लें पूरा। क्वेश्चन बनाइए, वही सिलेक्शन कराएगा। रोज इस बात को सुन लीजिए हमसे। डेली क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के। कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता, प्रैक्टिस से सारे अच्छे हो जाते हैं। रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। ये बात अगर आपने ईमानदारी से फॉलो कर ली, आप मेरे शब्द याद रखेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। तीनों सब्जेक्ट पढ़िए। सर मेरी फिजिक्स ज्यादा कमजोर है, कोई बात नहीं, फिजिक्स को आधा घंटा ज्यादा दे दीजिए, बट पढ़ने सभी विषय रोज हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपने कहीं भी लापरवाही करी, धीरे 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 हम बहुत लैग करते चले जाएंगे। खुश होके पढ़िए, बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं। कल हमने एक होम टेस्ट रखा था मास्टर प्रो 1 का। काफी बच्चों ने, लगभग मुझे 350 बच्चों ने सॉल्यूशन बना के भेजे। एक होम टेस्ट रखा था, घर बैठ के टेस्ट दो, संडे होम टेस्ट। मास्टर प्रो 1 में उनका एनएलएम चल रहा है अभी, तो उनका होम टेस्ट रखा था। बच्चों ने फटाफट फटाफट 25 क्वेश्चन करके भेज दी। पढ़ते चलेंगे तो होता जाएगा। अब तो रफ कॉपी में लिख रही है, पढ़ेगी कब? कहाँ है फेयर तेरी? यही फेयर है।
इसी में सब फिजिकल भी इसी में। चलो अब एक बार और समझेंगे इसको। आइए अब मैं इसको समझा रहा हूं अल्फा पार्टिकल लेकर। मॉडर्न फिजिक्स में अल्फा पार्टिकल आता है। देखो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये है न्यूक्लियस। ये देख न्यूक्लियस पे चार्ज जेडी, याद आया? जेड एटॉमिक नंबर। प्लस क्यों लगा? प्लस न्यूक्लियस प्लस होता है। ठीक है, भेजा कौन? अल्फा पार्टिकल। अब याद होना चाहिए अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन होता है। सवाल ही सॉल्व नहीं होगा। प्लस 2e होता है अल्फा पे। एम अल्फा लिख दीजिए। एम अल्फा मतलब मास ऑफ अल्फा। कितने से फेंका? v से। कितनी दूरी से? इनफाइनाइट दूरी से। अब खुद शब्द बोलो, तीसरी बार आ रहा है, कोशिश करो। कोलंबिक फोर्स के कारण रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण ये स्लो डाउन होगा। धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर आकर ये रुक जाएगा। और अच्छा शब्द बोलें, क्षणिक रुकेगा, जिसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके अगले ही क्षण ये वापस रिपल्शन कारण कहां चला जाएगा? पीछे। जितना पास वो आ सका, दैट दूरी इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोली हाँ है क्या? चलिए खुद लगा सकते हैं, लगाओ कंजर्वेशन। खुद लगाइए, सेम वही सवाल है। स्पीड 0, ये दूरी कितनी है? 8 नॉट। आइए k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2। k1 चिल्लाओ कर एनर्जी, हाफ एम, एम नहीं एम अल्फा वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी 0। पूछो जीरो क्यों? जीरो क्यों? क्योंकि दूरी कितनी है? इनफानाइट। इनफानाइट दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी 0। k2, k2 0 क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो गई? 0। पोटेंशियल एनर्जी बताइए। के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, पहला चार्ज 2e, दूसरा चार्ज न्यूक्लियस का Ze बटे दूरी r। तो हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर बराबर के 2e Ze अपॉन r0। r0 को यहां ले जाओ तो के 2e Ze अपॉन हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर। 2 बार मॉडर्न फिजिक्स में यही पूछा गया, मास के क्या होता है? इनवर्स। पर वेलोसिटी के स्क्वायर के इनवर्स। दोनों बात काम की है। मास के इनवर्स आएगा, देख लो। अब इनको रटने की जरूरत नहीं होती। आप सोचो मैं इसको रटूं, 1 मिनट के अंदर परीक्षा में डिराइव किया जा सकता है। यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, अरे स्क्वायर है, ऊपर था, नीचे था, वी था। कहाँ आवश्यकता होती है? क्यों ये बातें समझाते हैं? ताकि दिमाग पर बोझ कम पड़े। हर चीज रट्टाबाजी से काम नहीं चलता। तुरंत लगा दिया यहाँ एनर्जी। अब आप जब बड़े हो जाओगे तो सीधा लगाओगे। यहाँ काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पोटेंशियल के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी। 1 मिनट के अंदर सॉल्व। बोलो बात बनी क्या? अब ये तो था जब एक चार्ज फिक्स था। आनंद आ जाएगा जब दोनों फ्री टू मूव होंगे। दोनों, तो कहानी में और ट्विस्ट आ जाएगा, वो देखते हैं। यहां तक बराबर आइए। यहां फिर लिख लीजिए
क्या यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है? लिख लो फिर से, यस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, बट सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? एक्सटर्नल फोर्स कहां सर? दिख तो नहीं रहा सर मुझे। वो फिक्स कैसे है भाई? फिक्स का मतलब वहां पे कुछ हिंज लगा रखी है, वहां किसी ने पकड़ रखा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट ने उसको बांध रखा है, इसलिए वो क्या है? फिक्स। नहीं तो कोलंबिक रिपल्शन की वजह से उसको भी भाग जाना चाहिए था। अब भागेगा अगले में, देखना। करें अगले? आइए बराबर। ये दो बातें लिख लेना, नीचे मॉडर्न लिख लेना, वहां ये चीज फिर से सिखाएंगे, वहां जल्दी समझ में आ जाएगा। वी स्क्वायर के इनवर्स और एम अल्फा के भी इनवर्स। एक बार एआई ट्रिपल में सवाल आया, अगर दूरी को दुगना कर दें, ओरली बताइएगा, दूरी को, स्पीड को दुगना कर दें, तो बताओ क्या होगा? स्पीड को दुगना, स्पीड को दुगना, तो दुगने का स्क्वायर 4 गुना, 4 कहां आ रहा है? नीचे। तो बताओ कितनी हो जाएगी? 1/4। लिखो एक शब्द को नीचे, यही एआई ट्रिपल ई का सवाल करके, अगर स्पीड को v से 2v कर दें, कितना कर दें? डबल। सोच के बताओ खुद, रटो मत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, सोचो बोलो। दुगना करा, दुगना, दुगने का स्क्वायर 4, 4 कहां आ रहा है? नीचे या ऊपर? नीचे। तो आर डैश जो होगी वो पहले वाले की तुलना में r/4 हो जाएगी। सीधा यही पूछ लिया, अगर स्पीड को डबल कर दें तो बताओ नई डिस्टेंस पहले वाले की तुलना में 1/4। सर वापस समझाइए, फिर सीखिए। ये रिलेशन समझ में आया? इसको खेलो ना। अगर दुगना कर दिया, दुगने का स्क्वायर बोल 4, 4 कहां आ रहा है? नीचे या ऊपर? नीचे। r/4, r/4। पर ये तभी कर सकते हैं जब आपको ये वाली बात याद है, तो आप सीधा बता सकते हैं कि r/4 आए। लिखें अगला, इसको नोट करें। अब थोड़ी बढ़िया बात सिखाता हूं, थोड़ा इसमें समय लगेगा पर आपको मजा आएगा। ये चार्ज है प्लस क्यू, इसका मास है m। ये है प्लस क्यू, इसका मास भी है m। इसको छोड़ा आपने v से। ये है भाई साहब फ्री टू मूव। एम्स में आया हुआ है 2 बार, बढ़िया सवाल है। इनफाइनाइट दूरी से छोड़ा, आपको पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए। पेन पेंसिल छोड़ दीजिए और थोड़ा इसको पहले डिस्कस करिए। सवाल वही है बिल्कुल, पर एक अंतर है, अब ये फ्री टू मूव है। जैसे जैसे फिजिक्स चल रही है मैं वो बोलूंगा, जहां आप अटको वहां मेरे से पूछना, लिखा लिखी बाद में करना, कोई टेंशन नहीं है। आज सिर्फ ये सुन के जाओ। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। क्या कूलम्बिक फोर्स पीछे लगेगा? बदले में ये प्लस इस प्लस को भी रिपेल करेगा। क्या स्टेप नंबर 1 ओके है? यहां तक तो कहानी वही है, ये आगे जा रहा है और फोर्स पीछे लग रहा है, पक्का पक्का ये रिटार्ड करेगा। पर प्यारे इसमें मजा है, ये रेस्ट में था और फ्री टू मूव था, तो ये इस फोर्स के कारण एक्सिलरेट करेगा। आगे वाला भी भागेगा, पीछे वाला भी रिटार्ड हो रहा है। जबकि पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में ये फिक्स था। अपने समझने ही नहीं है, अपने तो कहानी सुननी है, दिमाग से छोड़ दो समझना है, अपने तो कहानी सुनो। पहले में वो क्या था? फिक्स। जबकि अब क्या था? वो फ्री है। इसने इसको रिपेल किया, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये फ्री टू मूव है, इस फोर्स के कारण ये क्या करेगा? एक्सिलरेट। इसकी स्पीड तो बढ़ती जाएगी,
और इसकी स्पीड कम होती जाएगी। उदाहरण के तौर पे सुनना क्या होगा, ये 0 था, ये 10 पे था। 0 कौन है, ये वाला। ये v से चल रहा है 10 पे था, ये तो नीचे जाएगा। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, ये क्या होगा, बढ़ेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये नीचे आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड, उस समय इनके बीच की दूरी मिनिमम होगी। उस समय इनके बीच की दूरी मिनिमम होगी। सर आपको कैसे पता मिनिमम होगी, जरा सोचिएगा। इसके अगले ही क्षण पता है क्या होगा, कौन तेज हो रहा है, कौन, आगे वाला तेज होता जा रहा है। अब आगे वाले की वेलोसिटी और बढ़ गई, पीछे वाले की अब दूरी फिर से बढ़ना चालू कर देगी। क्या बात समझ में आ रही है, फिर सुनना। अब आओ रियल केस में, आगे कार पीछे कार, जब तक पीछे वाली तेज है, बताओ क्या होगा, दूरी कम होगी। समझ आ रही है बात, जब दोनों की स्पीड सेम हो गई, उस समय वो जो दूरी है वो सबसे मिनिमम है, क्योंकि इसके अगले ही क्षण आगे वाला तो लगातार अब तेज होगा। बताओ ये फिर तेज भागने लग जाएगा, तो दूरी को फिर से बढ़ाएगा। इमेजिनेशन, फिर से तीसरी बार, पहले वाले की 10, इसकी 0। चलो बोलना ये क्या हो रहा है, रिटार्ड। रिटार्ड 10 से 9, जबकि एक्सीलेट 1, ये लगातार कम, ये लगातार बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब स्पीड, इस समय की दूरी मिनिमम, पता है इसके अगले क्षण क्या होगा, ये तेज होता जाएगा और ये आगे वाला ट्रक तेज हो जाएगा, तो दूरी को फिर से बढ़ा देगा। हाँ या ना, ये तो समझने का है। सर इसको फिजिक्स से बताओ, सर नहीं समझ आ रही बात। फिजिक्स भी साथ दे दे कि चिंता क्यों कर रहा है। अगर मुझे रिलेटिव दूरी को मिनिमम करना है, दोनों के बीच की दूरी को क्या करना है, मिनिमम। याद करो मिनिमा या मैक्सिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना, खत्म। डी बाई डी टी ऑफ एस रिलेटिव 0, एस रिलेटिव का डिफरेंशिएशन 0, क्या निकल के आया बता तो, v रिलेटिव 0। रिलेटिव v का मतलब समझते हो, दोनों की स्पीड उस क्षण पर सेम हो जाएगी, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी। अब इनके बीच की दूरी क्या होगी, मिनिमम। क्या कुछ कुछ विज्ञान समझ में आ रही है, सवाल बिल्कुल कठिन है पर समझा जा सकता है। इस बार ये चार्ज कैसा है, फ्री टू मूव। पांचवी बार प्रयास कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, आराम से बताओ, ये रिटार्ड, इमेजिन करो रिटार्ड, और ये एक्सीलेट। अभी इसकी 0 है और इसकी 100 है। बताओ ये 0 ये 100 है, कौन तेज भाग रहा है, पीछे वाला। खटाखट खटाखट ये दूरी को क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। पर ये भी तो अब क्या हो रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड, उस समय इनके बीच की दूरी मिनिमम होगी। कोई बताएगा इसके अगले क्षण क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा, बता ना, कोशिश कर। ये तेज हो जाएगा, ये और तेज हो गया, ये धीरे हो गया, अब दूरी को बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है। इन शॉर्ट सीधा याद करिए, मिनिमम दूरी करने के लिए दोनों की स्पीड को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। अभी मजे और आएंगे। यहां v अननोन आ गया, दो अननोन आ गए, v भी अननोन है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट मान लीजिए, और r मिनिमम भी। यहां फिजिक्स के दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, पहला लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। कोई बताएगा क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या, सिस्टम का, जरा सोचो। ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स, ये तो इस पे भी लग रहा है, ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। इस सिस्टम पे कोई बाहर का फोर्स है, सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व। इसका मतलब यहां लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, आंसर है यस। और सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। बोलिए हाँ है क्या, ये v नॉट मानना और ये क्या मानना v, इसका मास m,
इसका मास भी m, चार्जेस q1 q2 या q जो भी दे रखा हो। कोई बताएगा मोमेंटम कंजर्वेशन? आ जाओ। p इनिशियल बराबर p फाइनल, इनिशियल मोमेंटम बोलो एम वी नॉट, उसका रेस्ट में, बाद में इसका बोलो एम वी प्लस एम वी। तो एम वी नॉट बराबर 2mv, m से m कटा, v बराबर, बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला। और अगर जब बात समझ ही नहीं आ रही तो एक बात और जोड़ लो, जब समझ ही नहीं आ रही तो और इसको बड़ा कर देते हैं। बहुत देर बाद पता है क्या होगा, ये रुक जाएगा और ये भाग जाएगा आगे। और पता है कितनी स्पीड से भाग जाएगा? वी नॉट से। बहुत देर बाद। सुनो क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम 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 होते होते जीरो, और ये बढ़ते बढ़ते इसकी वी नॉट हो जाएगी। सर कैसे वी नॉट? मोमेंटम लगा ना, मस्त बोल, इनिशियल मोमेंटम एम वी नॉट, वो रुक गया जीरो, एम वी नहीं पता, वी डैश बताओ, वी डैश बराबर, ये भी एक बार पूछा गया था। बहुत समय बाद क्या होगा? आंसर है पहला पार्टिकल रुक जाएगा और दूसरा पता है कितने से भागने लग जाएगा? वी नॉट से। मोमेंटम कंजर्वेशन। हर चीज के पास जवाब है फिजिक्स के पास, हर चीज का लॉजिक पता होने चाहिए। पहले में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि वो फिक्स था, इसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी। कठिन लगा, घर जाके वीडियो को फिर सुनिए 10 मिनट में, ताकि आपको बात समझ में आए। रिवाइंड कर लो कि हाँ यार मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, कारण बताओ? क्योंकि ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। मोमेंटम क्यों कंजर्व है? क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। दोनों बातों का कारण लिख लो, असर्शन रीजन के प्रश्न है, पहले इसको नोट कर लो। लिख लो, इन दिस सिचुएशन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, in this situation linear momentum of the system is conserved, because external force on the system is zero. एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो? लगाओ तो, बगैर डायग्राम देखे बोलो, सोचो थोड़ा सा, थोड़ा सोचो, इमेजिनेशन खुद करो ना। K1 पहला चल रहा था, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दूरी इनफाइनाइट थी, जीरो। अब काइनेटिक जीरो नहीं होगी, दोनों चल रहे थे, याद करो, पहला हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा भी चल रहा था हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बोलो, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे आर नॉट, जो कि मिनिमम दूरी है। क्या बात समझ में आ रही है? बता कितना हो गया है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी की जगह वी नॉट बाय 2, v की जगह v नॉट बाय 2, ये कितना हो गया? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये बोलो तो, v नॉट स्क्वायर बाय 4, तो 1/8, 1/8 प्लस 1/8, 1/4। वहां ले जाइए। 6 सवाल हैं इसके, मॉड्यूल में, ईएलपी में। और लॉजिक अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, आप आराम से कर पाओगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और घर पे एक बार रफ कॉपी में फिर से बनाना, सोचना क्या चीज आ रही है निकल के, रटना मत। लास्ट करूं? वो हिंदी में सेंटेंस लिख लो,
जिस समय मिनिमम दूरी होगी उस समय दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। लिख लो, ये मैकेनिक्स में भी काम में लेंगे जब डब्ल्यू पढ़ाया जाएगा, स्प्रिंग वाला सवाल आता है उस समय। लिख लो, इसको बॉक्स में डाल लो। जिस समय मिनिमम सेपरेशन होगी उस समय दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम होगी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी।